हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं 7QC टूल्स के बारे में और ये क्या होते हैं। तो 7QC टूल बेसिकली हमारे एनालाइज करने का काम आता है हमारे प्रोसेस या प्रोडक्ट में जो भी अबनॉर्मैलिटी है या हम कैसे हमारे प्रोसेस में डिफेक्ट जनरेशन को रोक सकते हैं, वो एनालाइज करने के लिए हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होते हैं, बाकी हम इन्हें यूज़ किसी भी इंडस्ट्री में कर सकते हैं, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हमारे नाम से ही पता चलता है, जैसे 7QC टूल है तो 7QC टूल उनमें पहला टूल है चेक शीट। तो पहले हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो पहले चेक शीट पे चलते हैं। चेक शीट हमारा सबसे बेसिक टूल है पर सबसे इम्पोर्टेंट है। चेक शीट में हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रोसेस का डेटा लेते हैं कि हमारे प्रोसेस में कित इन केस हम डिफेक्ट जनरेशन का ले सकते हैं, हम किसी डायमेंशन का ले सकते हैं। चेक शीट एक बेसिकली एक शीट है जिसमें आप डेटा नोट करते हैं कि जिस चीज़ को आपको एनालाइज करना होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ डिफेक्ट्स के लिए एक चेक शीट बना रखी है कि मैंने डेट्स ली, उसमें डिफेक्ट्स ये फाइन बोरिंग ओवर साइज, बोरिंग अंडर साइज, पार्ट मिस, टॉर्क मिस, फेंडर डैमेज, नॉइस। तो ये मैंने डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं और डेट ऑन डेट मैंने इन्हें चेक शीट में मॉनिटर किया। तो जैसे मेरा 1 तारीख को बोरिंग ओवर साइज 2 था, फिर 2 तारीख को भी 2 था, 3 तारीख को 6 था, 4 तारीख को 2 था, ऐसे कर करके हमने एक चेक शीट आइडेंटिफाई की। अब ये चेक शीट किस काम आती है? अगर ये चेक शीट हम ना मैनेज करें तो इसके आगे हमें क्या करना है, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम भी है तो हम वो एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि हमें कहाँ काम करना है। तो बेसिकली ये जो चेक शीट है ये ऐसा टूल है जो कि जो भी इसे भरता है, चाहे ऑपरेटर भरता है, इंजीनियर भरता है, इंस्पेक्टर भरता है, वो बेसिकली होनेस्टी पे चलता है। अगर तुम इसे ऑनेस्टली नहीं भरोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आगे के आपके 7QC टूल आप कितना भी लगा लो पर आपके प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता। तो ये हमारा पहला टूल था। सेकेंड टूल हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या करता है, हमने चेक शीट से डेटा उठाया, मल्टीपल डेटा उठाया, या अब जैसे मैंने यहाँ पे बोरिंग दिखाया बोरिंग के लिए हमारे एक फिक्स साइज डिफाइन है, तो हमने बोरिंग की 50 रीडिंग्स ली सपोज, तो उसको हमने रेंज में डिफाइन कर दिया कि हम जैसे यहाँ डॉट रह गया 4.152 से लेके 4.512 से लेके 4.5196 तक के हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें फर्दर सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम छोटे छोटे रेंज में। जैसे यहाँ पे 4.512 से 4.5139, ये एक हमारा बिन, इसे बिन बोलते हैं हम, बिन साइज। ये हमारा एक बिन का साइज है। फिर दूसरा 4.5139 से 4.5158, ये हमारा दूसरा बिन साइज है। ऐसे तीसरा और ये चौथा बिन साइज है। अभी हमारा मेजर जो हमारा प्रोसेस लाई करता है वो 4.5139 से 4.5158 बिन साइज है हमारा, मतलब इसमें हमारी 12 रीडिंग आई। तो ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं। और अगर इन केस अगर हमारा ये प्रोसेस पैरामीटर में है, इन केस हमारी कोई आउटलायर मतलब कोई अलग से रीडिंग आती है जैसे 4.6, तो वो अलग से इसमें शो होता है, जिसके जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई इजीली कर पाते हैं। तो उसके बाद फिशबोन डायग्राम, इसे हम इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। तो फिशबोन डायग्राम एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है और वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स। सो इसमें क्या होता है, हम बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम है उसे सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम बेसिकली 6 सब कैटेगरी होती हैं जो कि 6M कह सकते हैं या 5M 1H 1E भी कहते हैं। मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट एंड मदर नेचर या एनवायरनमेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये 6 पॉसिबल कॉज होते हैं, वो किसी भी प्रॉब्लम के हों, वो आपको कोई भी प्रॉब्लम इन 6 के अलावा कोई और चीज़ नहीं होती।
तो इससे हम बेसिकली ये जो हमारी जैसे बोन्स होती हैं उसमें सब ब्रांचेस या सब बोन्स बन के उसमें हम वो लाइक एनालाइज करते हैं कि मशीन है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका आरपीएम ठीक है या फिर फीड रेट ज़्यादा है या फिक्सचर में एबनॉर्मलिटी है, मैन हमारा ट्रेन मैन है या नहीं है, या उसको इस प्रोसेस के बारे में पता नहीं है। तो मेजरमेंट में हमारा इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ कैलिब्रेशन है। ये सब हम इसके थ्रू एनालाइज करते हैं और फाइनल हम कुछ एक आउटपुट पे पहुंचते हैं कि हम मतलब 2 या 3 मतलब हम कितने भी रूट कॉज एनालाइज कर सकते हैं। ये बस एक हमें ये बताता है कि ये हमारे पॉसिबल कॉज हो सकते हैं। ये फाइनल नहीं होता। इसके बाद हमें जो इससे निकलते हैं हमारे रूट कॉज उन्हें हमें वैलिडेट करना पड़ता है फर्दर प्रोसेस में। उसके बाद आता है हमारा पेरेटो डायग्राम। ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है और मोस्टली इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करती ही होंगी और ऑलमोस्ट करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमें बताता है हमें काम कहाँ करना है। तो सपोज हमारे पास 10 प्रोसेस हैं, 10 में हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डेली डेली प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है प्रोसेस में, ऐसा तो है नहीं या तो हमारा ज़ीरो डिफेक्ट्स पे चले प्रोसेस, ऐसा नहीं हो पाता। तो अब जो भी वेरिएशन रहता है हमारे प्रोसेस में तो हम उसे डेली मॉनिटरिंग करते हैं। अब हमारे पास इनकेस 50 वो है 50 अलग अलग टाइप के डिफेक्ट हैं, उसमें से ए का मेजर कॉज है, बट वो हमें कैसे पता, हमें ए पे पहले काम करना है। अगर जो एक्स एक्स लाइक डिफेक्ट एक्स है उसका मेरा अकरेंस 2 है और डिफेक्ट ए है उसका मेरा 50 है और मैं पहले डिफेक्ट एक्स पे काम करने लग जाऊं तो प्रोसेस में कोई इम्प्रूवमेंट दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम पहले प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमें काम किस पे करना है। तो पेरेटो हमारा यही करता है। तो पेरेटो हमारा प्रायोरिटाइज करता है हमें काम किस पे करना है। तो ये 80-20 प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम हैव 20% ऑफ द कॉजेज। मतलब हमारी 80% प्रॉब्लम्स के कॉज 20% होते हैं, तो अगर हम 20% कॉज पे काम करें तो हमारी 80% प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। ये बेसिकली ये कहता है। तो अब जैसे कि हमारे इस डायग्राम में हमने देखा, हमने पेरेटो बनाया इसका, तो 80% अगर मैं इतने पे काम करूं तो मेरे प्रोसेस की 80% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो ये पेरेटो प्रिंसिपल है। फर्दर स्कैटर डायग्राम क्या करता है, ये हमें दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है। तो जैसे कि अभी आप इसमें भी पढ़ेंगे तो हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, एक्स वाई जेड। एक्स है टेम्परेचर, वाई है मशीनिंग साइज ऑफ अ कंपोनेंट और थर्ड है वेट ऑफ ऑपरेटर। ठीक है। तो अब ऑब्वियस है कि एक्स और वाई में रिलेशन है। तो अगर मैं आपसे आर्ग्यू करूं कि टेम्परेचर की वजह से मेरे प्रोसेस मतलब साइज में वेरिएशन आ रहा है, पहले हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, ये वो, तो वो चीज़ लॉजिकल है। बट अगर मैं कहूँ कि ऑपरेटर की साइज की वजह से टेम्परेचर में वेरिएशन है या फिर टेम्परेचर की वजह से ऑपरेटर के साइज वेट में वेरिएशन हो रहा है, तो वो चीज़ इलॉजिकल है और उसके बेस पे अगर मैं किसी से आर्ग्यू करूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब हम ये पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए बेसिकली हम स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं। हमारे पास वेरिएबल लिया हमने, टेम्परेचर और मशीनिंग साइज का हमने एक स्कैटर प्लॉट किया, स्कैटर डायग्राम। तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये एक्चुअल में इसके सब पार्ट्स हैं, जैसे कि strong positive correlation like positive correlation, negative correlation, strong negative correlation, no correlation. So these are all the parts we will discuss in further other lectures, that we will discuss in other lectures. But and so now जो हम के बात कर रहे थे कि एक्स और जेड का, तो टेम्परेचर और इसका हमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो दैट इज यूजलेस। ये हम सेकंड उससे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रैटिफिकेशन।
अब स्ट्रैटिफिकेशन क्या करता है, अब हमारी दो मशीन्स हैं, आप मशीन वन है, मशीन टू है, मशीन वन पे मैं काम करता हूँ, मशीन टू पे आप काम कर रहे हैं, नहीं मशीन वन पे आप करिए, मशीन टू पे मैं करता हूँ, क्योंकि मशीन टू पे डिफेक्ट जनरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो अब डे ऑन डे मशीन हम चला रहे हैं, अब डिफेक्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, बट हम अगर दोनों मशीन का टोटल आउटपुट और टोटल डिफेक्ट ले तो हमें क्या पता चला, तो हमें उससे कुछ ये पता चलता है डिफेक्ट जनरेट हो रहा है, पर हम ये नहीं पता हमें काम कहाँ करना है। हम एक पर्टिकुलर डायमेंशन भी ले लें कि हमारी ये डायमेंशन आउट आ रही है, पर किस मशीन से आ रही है, जब तक हम ये पता नहीं करते और हम ऐसे ही काम करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए स्ट्रैटिफिकेशन क्या करता है, हमारा दो डिफरेंट मशीन्स के बीच में, जैसे यहाँ पे हमने दो डिफरेंट मशीन्स के बीच में डिफेक्ट जनरेशन का ग्राफ प्लॉट किया है। तो इसमें ये हमें बता रहा है साफ कि जो हमारा मशीन टू है उसमें वेरिएशन और डिफेक्ट जनरेशन मशीन वन के विद रिस्पेक्ट ज़्यादा है। तो इसलिए हम पहले मशीन टू पे कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद फर्दर हम देखेंगे प्रॉब्लम कौन सी ज़्यादा जनरेट हो रही है। ऐसे ही आप लोग अगर इंडस्ट्री में हैं तो आप लोग शिफ्ट वाइज या ऑपरेटर वाइज आप ऐसे कुछ भी ग्राफ प्लॉट कर रख सकते हैं। जैसे 3 शिफ्ट है, 3 ऑपरेटर हैं, आप ऑपरेटर वाइज बना लीजिए, क्योंकि शिफ्ट इंटरचेंज भी होती रहती है। तो वो जो ऑपरेटर जिस शिफ्ट में है वो उस शिफ्ट में अपना इनपुट करेगा, तो आपको पता चलेगा कौन से आपका ऑपरेटर ज़्यादा स्किल्ड है या जिसके शिफ्ट में कम डिफेक्ट जनरेशन हो रहा है। तो ये था स्ट्रैटिफिकेशन और कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ओके। तो एक बेसिक जो हम बेसिकली नॉर्मली यूज़ करते हैं हर जगह, वो है एक्स बार आर चार्ट। ये हमें प्रोसेस का वेरिएशन स्टडी करने में हेल्प करता है। और इसमें क्या है, हमारा एक्स बार जो होता है वो हमें बताता है कि हमारे प्रोसेस में वेरिएशन कितना आ रहा है, एक्स बार। और जो हमारा आर बार होता है, हम वो बताता है हमें रेंज, जो हमारा आर चार्ट होता है वो हमें बताता है हमारे प्रोसेस का स्प्रेड कितना है। तो ऐसा है कि ये एक्स बार हमें डेली डेली वेरिएशन बता रहा है हमारे प्रोसेस का मीन से वेरिएशन कितना हो रहा है, और यहाँ पे ये हमें इसका स्प्रेड बताता है कि मैक्सिमम और मिनिमम स्प्रेड कितना है। तो इसमें फर्दर कुछ वो हैं डिटेल, जैसे ये UCL LCL लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है पर कंट्रोल लिमिट। कि बेसिकली हमारे पास जो हमारे को ड्राइंग में मिलती है वो होती है अपर स्पेसिफिक लिमिट और लोअर स्पेसिफिक लिमिट, जो हमें ड्राइंग में डायमेंशन दी होती है। बट अगर हम 100% हमारा टॉलरेंस यूज़ करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा भी वेरिएशन आया तो हमारा कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाएगा, और मे बी जब तक हमें पता चले तो वो एस्केप हो जाए। तो इसलिए हम एक लिमिट सेट कर देते हैं। तो जैसे ही वो उस लिमिट के पास जाता है, अगर वो उस लिमिट के थोड़ा बियॉन्ड भी गया तो वो विद इन कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट होता है, बट हमारी कंट्रोल लिमिट के बाहर चला गया तो हमें पता है हमें तब एक्शन लेना है उस पर। तो हम ये लिमिट ऐसे इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास प्रीवियस जो डेटा होता है उसके थ्रू हम एक्स डबल बार प्लस A2R बार, ऐसे इसके फॉर्मूलेज हैं, वो हम अगले पर्टिकुलर कंट्रोल चार्ट्स के वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू। तो ये मेरा पहला वीडियो था, लेक्चर था, जिसमें कि मैं क्वालिटी के 7QC टूल्स के बारे में बताया। फर्दर मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स लाता रहूँगा। तो होप करता हूँ आप लोग वीडियोस देखेंगे, सीखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। सो थैंक यू एंड सी यू in the next video.